क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली जो किताब है ना, उसका लगभग 60% हिस्सा असल में उन्हीं लोगों ने लिखा था जिन्हें भगाने के लिए हमने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हाँ, वो इमारत की नींव वाला। एग्जैक्टली एक बहुत ही मजबूत इमारत का आधार है जिस पर बड़े अक्षरों में 1935 लिखा है और साथ में एक पाई चार्ट है जो ये दिखाता है कि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर या थोड़े बहुत बदलाव के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, और इसमें एक परीक्षा टिप भी दी गई है कि अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा प्रभाव या मुख्य स्रोत क्या है तो बिना सोचे 1935 के अधिनियम को टिक करना है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछे, क्या सवाल है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर हमने अपनी थीसिस का 60% हिस्सा किसी एक पुरानी किताब से जो कि ब्रिटिश राज की थी उसी से लिया है, तो क्या आलोचकों का ये कहना सही नहीं है कि ये सिर्फ एक कट कॉपी पेस्ट काम है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, लेकिन अगर हम इसे तार्किक ढंग से देखें तो ये धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 1935 का अधिनियम एक मजबूत बेस था, एक सॉलिड फाउंडेशन। उसने भारत में प्रशासन चलाने का एक पूरा ढांचा तैयार कर दिया था। जब भारत आजाद हुआ तो रातों रात कोई नया सिस्टम खड़ा करना मुमकिन नहीं था। हाँ, हालात भी तो वैसे नहीं थे। बिल्कुल। इसलिए उस पुरानी लेकिन परखी हुई मशीनरी को एक नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसे पीडीएफ में मास्टरपीस की नींव के रूप में दिखाया गया है। ये कॉपी करना नहीं था, बल्कि एक चलते हुए सिस्टम को अपनाना था। समझ गई। एक खाली इमारत और एक जीवंत लोकतंत्र में फर्क होता है। तो बेस बन जाने के बाद देश को चलाने का असल सिस्टम और अधिकार कहाँ से आए? ब्रिटेन और अमेरिका। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाँ, तो ब्रिटेन वाले हिस्से में जो ट्रिक लिखी है वो मैं पढ़ती हूँ। अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, इसलिए संसद और शासन से जुड़ी चीजें ब्रिटेन से। और विजुअल में 4 बड़े-बड़े पिलर्स या स्तंभ दिखाए गए। वो 4 स्तंभ क्या क्या हैं? पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली व मंत्रिमंडल प्रणाली। दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया व विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तीसरा है एकल नागरिकता और चौथा है द्विसदनवाद। यहाँ एकल नागरिकता वाले पॉइंट पर थोड़ा रुकना चाहिए। पूरे देश पर एक साथ राज करने के लिए, या कह लें देश को जोड़े रखने के लिए, ये बहुत जरूरी था। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे निर्माताओं ने जानबूझकर ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली ताकि क्षेत्रवाद हावी ना हो। राइट। और अमेरिका की बात करें तो उसकी ट्रिक पीडीएफ में है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जो भी चीजें सुप्रीम और शक्तिशाली हैं वो अमेरिका से। एकदम लॉजिकल ट्रिक है। हाँ, और इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, नागरिकों की ताकत यानी मौलिक अधिकार। दूसरा, न्याय की ताकत जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा, सुप्रीम पदों की शक्ति व नियंत्रण, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाना, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग और साथ ही वित्तीय आपातकाल। इन दोनों को देखकर मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, क्या एनालॉजी है? तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन ने हमें राज्य चलाने के लिए एक तेज रफ्तार गाड़ी दी, जैसे संसद और कानून, लेकिन अमेरिका ने नागरिकों को कुचले जाने से बचाने के लिए मजबूत ब्रेक दिए, जो कि हमारे मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन रूपक है। और राजनीति विज्ञान में इसे ही चेक एंड बैलेंस कहते हैं। चेक एंड बैलेंस। हाँ, शक्ति का संतुलन। बिल्कुल। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में न्यायपालिका को अमेरिका वाले ब्रेक दिए गए ताकि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो नागरिकों के अधिकार छीने तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सके। ये संतुलन ही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। सच में। तो शासन और अधिकार तय होने के बाद अगला सवाल आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, नीतियां कैसे बने। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों बहुत ही दिलचस्प मॉडल हैं। हाँ, सबसे पहले आयरलैंड। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। आय से नीति, अच्छी आय के लिए अच्छी नीति चाहिए। यहाँ से जो मुख्य चीजें ली गई हैं वो है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, वो बहुत अहम है। उस वक्त देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर चीज का मौलिक अधिकार दे सकें, तो आयरलैंड से ये सिद्धांत लिए गए।
जो सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करते हैं। अच्छा, मतलब भविष्य की नीतियों के लिए गाइडेंस। एग्जैक्टली। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ट्रिक है आस। विजुअल में दिखाया है कि केंद्र और राज्य को एक दूसरे से आस है, यानी साथ मिलकर काम करना है। यहाँ से शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने की आस में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी यहीं से है। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया हमें सिखाता है कि केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची में साथ मिलकर काम करें, यानी आस रखें, तो फिर जो कनाडा का मॉडल है वो एकदम अलग लगता है। अच्छा, आप कनाडा वाले विजुअल की बात कर रही हैं? हाँ, कनाडा की ट्रिक है कंधा, मतलब मजबूत। विजुअल में एक मजबूत खंबा है जिस पर केंद्र लिखा है और उस पर राज्यों का भार। यहाँ विशेषताएं हैं: मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास, और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये कनाडा वाला मॉडल राज्यों की उस आज़ादी को कमज़ोर नहीं करता जो ऑस्ट्रेलिया वाले मॉडल से मिल रही थी? ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर निर्माताओं की दूरदृष्टि दिखती है। देखिए, भारत की विविधता बहुत ज्यादा है। उस समय देश विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। हाँ, रियासतें भी तो थीं। बिल्कुल। तो उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिसमें लचीलापन हो। सामान्य स्थिति में हम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की तरह काम करते हैं, जहां मिलजुल कर काम होता है। लेकिन जब देश की एकता या सुरक्षा पर बात आए तो कनाडा का मजबूत केंद्र वाला मॉडल एक्टिव हो जाता है। ओह, तो मतलब एक तरह का सेफ्टी वाल्व। बिल्कुल। अवशेष शक्तियां केंद्र को देना या राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब देश को टूटने से बचाने के लिए था, राज्यों को कमजोर करने के लिए नहीं। तब क्या? इसके लिए पीडीएफ में कुछ छोटे लेकिन बहुत स्कोरिंग स्रोत दिए गए हैं। मैं एक एक करके सारे विजुअल्स डिकोड करती हूँ। हाँ, बताइए। सबसे पहले जर्मनी। इसकी ट्रिक है जम, यानी फ्रीज। विजुअल में बर्फ के टुकड़े में जमे हुए मौलिक अधिकार दिखाए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, मतलब वो फ्रीज हो जाते हैं। सही। और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। संकट के समय राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। विजुअल है क्रिकेट का और ट्रिक है क्रिकेट में संशोधन। टीम को बदलाव चाहिए। यहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी। क्योंकि कोई भी कानून समय के साथ बदलना जरूरी है। राइट। फिर आता है रूस। ट्रिक है पक्के दोस्त का कर्तव्य। यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में सोवियत संघ यानी रूस से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। अच्छा, तो ये बाद में ऐड हुए। फिर जापान का विजुअल है पान की प्रॉपर प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि कानून के तहत जो प्रक्रिया तय है, सरकार को उसी का पालन करना होगा। और आखिर में फ्रांस। विजुअल में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य नारे की तस्वीर है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जिन्हें हमारी प्रस्तावना में सीधे लिया गया है। और साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी यहीं से है, रिपब्लिक सिस्टम। तो देखिए कैसे इन छोटे छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रावधानों ने हमारे संविधान को एक पूर्ण रूप दिया है, एक तरह से उसकी आत्मा को आकार दिया है। बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए इस पीडीएफ का जो अगला सेक्शन है वो मेरा फेवरेट है, कंफ्यूजन क्लियर, परीक्षा के जाल या ट्रैप से बचाओ। मैं एक एक शब्द पर जोर देकर इसे पढ़ूंगी। तो पहला ट्रैप है प्रस्तावना का। क्या आपको पता है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। ये बहुत बारीक अंतर है। फिर दूसरा ट्रैप है राज्यसभा का। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन तो आयरलैंड से है, लेकिन सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से है। तो नॉमिनेशन आयरलैंड से और इलेक्शन साउथ अफ्रीका से, राइट? एग्जैक्टली। फिर आता है कानून और आपातकाल का ट्रैप। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से है। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि इन बारीकियों को समझना क्यों जरूरी है। हाँ प्लीज। समानता और संरक्षण में क्या फर्क है? देखिए, समानता एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन का, कि कानून अंधा है, सबके लिए बराबर है। लेकिन अमेरिका का समान संरक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है,
ये कहता है कि समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब अगर कोई कमजोर है तो उसे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। एग्जैक्टली और यहीं से आरक्षण और विशेष प्रावधानों का आधार बनता है। यही वो जगह है जहां सतही ज्ञान और गहरी समझ के बीच का अंतर साफ होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। और एक आखिरी ट्रैप है आपातकाल का। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से है, जबकि आपातकाल में अधिकारों का स्थगन या उनका फ्रीज होना जर्मनी से है। बिल्कुल सही। तो इसमें एक तरह का निष्कर्ष दिया गया है। एक समीकरण है 1935 का अधिनियम जो हमारा मजबूत बेस है, प्लस 10 देशों का श्रेष्ठतम निचोड़ इज इक्वल टू भारत का संविधान। मतलब ये साबित करता है कि हमने महज कॉपी नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। विदेशी स्रोतों ने इसे कॉपी नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे परिपक्व और व्यापक दस्तावेज, एक मास्टरपीस बनाया है। और इसी बात को अगर हम एक कदम आगे ले जाएं, जी, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, संविधान निर्माताओं ने 1940 के दशक में दुनिया भर की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उस समय की चुनौतियों का समाधान खोजा, राइट? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, ये सब आज की चुनौतियां हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आज हमें अपने संविधान में कोई नया विदेशी स्रोत जोड़ना पड़े, तो हमें किस आधुनिक देश की व्यवस्था की ओर देखना चाहिए? बाप रे, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। है ना? क्या हमें यूरोप के डेटा कानूनों को देखना चाहिए या किसी और देश को? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लर्नर को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।